Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the subject design of AC machine SEM 7 electrical, in which we started our unit 3 as a design of synchronous machines. We already started this unit and we discussed so many topics. As previously, what we discussed, सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें हमें पता है कि उसका रिवीजन भी हमने एक बार कर लिया. देन आफ्टर आउटपुट इक्वेशन एंड आर्मेचर डिज़ाइन एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. देन आफ्टर शॉर्ट सर्किट रेशियो फैक्टर्स. देन आफ्टर we discussed length of air gap, field winding, so many things. But recently in previous lecture we discussed the design for the field system for salient pole rotor, and देन आफ्टर वी डिस्कस दी नॉन सैलेंट पोल रोटर. तो उसके लिए फील्ड वाइंडिंग डिज़ाइन भी हमने डिस्कस कर ली है. सो नाउ जो ये प्रीवियस सेशन था कि नॉन सैलेंट पोल मशीन है उसके लिए हम फील्ड सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है. सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था कि जिसके अंदर हमने काफ़ी पैरामीटर्स थे जो कि डिज़ाइन ऑफ रोटर वाइंडिंग और उसके जो भी पैरामीटर्स थे उसके जो भी स्टेप्स 1 2 3 के हिसाब से भी हम कर सकते हैं टू एफ. तो हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट फॉर दिस यूनिट इज डिज़ाइन फॉर द डैम्पर वाइंडिंग. सो first of all I would like to recall you one another thing, that what do you mean by that damper winding particularly, because when we are going to discuss the damper winding, so उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि डैम्पर वाइंडिंग क्या है या फिर वेयर इट इज़ यूज्ड. सो एक मैं आपको बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन दी वाइवास और इंटरव्यू इज़ for the alternator particularly is the what do you mean by the damper winding, or where it is used, or why we can use the damper winding in the machines. So I would like to tell you that what do you mean by that damper winding or where it is used. So डैम्पर वाइंडिंग पर्टिकुलरली वाई इट इज़ यूज. सो उसके लिए हम देखें कि हमें सिंक्रोनस मशीन की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली इन दी अल्टरनेटर. तो उसके अंदर आपको डैम्पर वाइंडिंग देखा जाता है या फिर वहाँ पे यूज़ किया जाता है. सो डैम्पर वाइंडिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पे या फिर कैसे होता है. तो पर्टिकुलरली हमें पता है कि उसकी फील्ड वाइंडिंग या फिर मेन वाइंडिंग उसकी जो हमें डिज़ाइन है वो तो हमने देख ली है और उसका कंस्ट्रक्शन भी हमें पता है. तो उसके हिसाब से जब आप देखो कि आपके जो भी पोल्स होते हैं जो कि फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं उसके साथ डैम्पर वाइंडिंग हम प्लेस करते हैं, जो कि उसका रोल क्या है पर्टिकुलरली. तो डैम्पर वाइंडिंग मेनली क्यों यूज़ होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो कि अल्टरनेटर को प्रोवाइड करने के लिए, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिड्यूस दी हंटिंग या फिर डैम्पिंग या फिर ओसिलेशंस भी बोल सकते हैं. तो आपको ये पता है कि भाई हमें जो भी हार्मोनिक्स क्या है या फिर वो उसका क्या रोल है और ऐसी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन उसको रिड्यूस करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं. तो पर्टिकुलरली डैम्पर वाइंडिंग ऐसा क्या करता है, तो वो मेनली टेक्निकल टर्म्स जो कि मशीन की भाषा में अगर हम बताएं तो डैम्पर वाइंडिंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इम्प्रूव करता है. जो आपको पर्टिकुलरली शॉर्ट में आपको इसका आंसर देना है तो आप ये भी बता सकते हो कि स्टार्टिंग टॉर्क इम्प्रूवमेंट एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स और डैम्पिंग और ऑसिलेशन और हंटिंग. वाई और हाउ. सो डैम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस दिस इफेक्ट्स वाया improvement of the transient stability, or it helps to improve our transient stability for the alternators or synchronous machine. तो ये बात हुई डैम्पर वाइंडिंग के लिए. लेकिन डैम्पर वाइंडिंग डिज़ाइन वैसे आपके लिए अगर हम नॉलेज के हिसाब से देखें तो डैम्पर वाइंडिंग में आपको सिर्फ
फील्ड के जो भी मेन वाइंडिंग या फिर उसका जो एमएमएफ है उसके इक्वेशन को ही आप फोकस करोगे, बिकॉज हमें पता है कि डैम्पर वाइंडिंग के डिज़ाइन में आपको सिर्फ इसके अलावा कोई और पैरामीटर्स जो कि आपको याद रखने जैसे नहीं है। पर्टिकुलरली हमें उसका फंडामेंटल याद होना ज़रूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट डैम्पर वाइंडिंग और व्हाई इट इज़ यूज्ड इन दी मशीन्स। तो इसके लिए आपको इक्वेशन कौन कौन से याद रखने हैं। तो अभी हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन या फिर हमारे इस सेशन में हमने वो सारे इक्वेशंस एक सारी प्रेजेंटेशन में भी हमने साथ में रखे। तो उसके लिए हम बात करें भाई एम्पलीट्यूड फॉर द फंडामेंटल एम्पलीट्यूड फॉर द फंडामेंटल एमएमएफ फॉर सिंगल फेज फॉर पॉलीफेज मशीन वाइंडिंग। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनता है, बिकॉज यहाँ पे हार्मोनिक के लिए आपको पता है कि यहाँ पे 1 विच रिप्रेजेंट है फंडामेंटल, जैसे कि F1 होता है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F3 मतलब थर्ड हार्मोनिक और ट्रिपलन मल्टीप्लायर फॉर दी फंडामेंटल्स। सो यहाँ पे F3, F5, F7, F2, F4, F6 जो भी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे हम एमएमएफ के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या बनेगा 81 मतलब कि फंडामेंटल मैग्नेटिक फील्ड या फिर एम्पियर टर्न्स या फिर एमएमएफ। तो उसका इक्वेशन क्या बनता है 4/पाई इंटू 80, जो कि m इज रिप्रेजेंटिंग दी मेन वाइंडिंग एंड kw फॉर द वाइंडिंग फैक्टर। और उसका जो भी पर्टिकुलर इक्वेशन है तो वो क्या है √2 TPH IPH बाई P, जो कि ये भी हम न्यूमेरिकल सेशन में जब डिस्कस करेंगे तो ये इक्वेशन हमने देखा भी है और पुरानी थियरी में भी ये आ चुका है। तो पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर द फंडामेंटल एमएमएफ इज 4 मल्टीप्लाई बाई √2 IPH इंटू TPH जो कि पर फेज एमएमएफ है इंटू kw जो कि वाइंडिंग फैक्टर इंटू पाई इंटू P नंबर ऑफ पोल्स। क्लियर? ओके। सो अगर हम डैम्पर वाइंडिंग का जो एमएमएफ का इक्वेशन हमने बताया कि भाई ये डैम्पर वाइंडिंग के लिए एमएमएफ इतना बनता है, तो एम्पियर कंडक्टर पर पोल जो कि सिंक्रोनस मशीन का इक्वेशन क्या है 6 इंटू TPH IPH इंटू डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ पोल्स, बिकॉज एम्पियर कंडक्टर पर पोल इज देयर। सो टोटल एमएमएफ फॉर द डैम्पर वाइंडिंग का इक्वेशन क्या बनेगा, तो उसे हम IPH TPH को AC के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 4√2 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू I इंटू T या फिर IPH इंटू TPH, तो उसे हम AC के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई बाई टाउ डिवाइड बाई 6 इंटू kw। तो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हम देखें ये सारे, क्योंकि हमें पता है कि ये जितनी भी टर्म्स है वो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, तो इन सबको आप सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर में तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी 0.143 प्लस वी ऑल्सो मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय kw जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.955 और 0.95। क्लियर? ओके। सो टोटल एरिया फॉर दैट डैम्पर वाइंडिंग उसका इक्वेशन क्या बना 0.143 इंटू AC इंटू टाउ डिवाइड बाई डेल्टा इंटू डी, बिकॉज आपको एमएमएफ पता है तो उसके ऊपर से एरिया आप फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम करंट डेंसिटी इक्वेशन एज ए करंट I इज इक्वल टू डेल्टा इंटू A, वेयर इफ वी आर मेकिंग दिस इक्वेशन फॉर द डैम्पर वाइंडिंग देन दैट शुड बी एरिया इज इक्वल टू I अपॉन डेल्टा। क्लियर? तो यहाँ पे करंट का इक्वेशन या फिर उसके लिए एमएमएफ में से आप अगर करंट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इक्वेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? ओके। सो अगर हमें एरिया पता चल गया तो अब हम पहले इसकी डिज़ाइन को देख लेते हैं। तो इसकी डिज़ाइन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे LG जो कि लेंथ ऑफ एयर गैप रिप्रेजेंट किया है, ये है आपका डैम्पर। ये जो भी आपका पूरा पोर्शन दिया हुआ है क्रॉस करके वो सारे आपके डैम्पर्स है, डैम्पर। और ये स्लॉट के अंदर डैम्पर बार्स यहाँ पे होते हैं और ये जो डैम्पर आपको दिए हुए हैं तो ये उसका डायामीटर है, डायामीटर फॉर दी डैम्पर। और ये पोल शू हाइट फॉर दी शू एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ एयर गैप रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये फिगर आपको वैसे तो ज़रूरी नहीं है लेकिन नॉलेज के हिसाब से आपको पता होना ज़रूरी है कि भाई
डैम्पर की डिज़ाइन में आपको क्या होना चाहिए या फिर ये डिज़ाइन किसकी है। तो डैम्पर यहाँ पे डैम्पर स्लॉट्स या फिर डैम्पर वाइंडिंग के लिए जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जो क्रॉस यहाँ करके ये जो सर्कल दिए हुए हैं, यहाँ मैंने डार्कन करके भी बताया है, तो वो सारे बनते हैं आपके डैम्पर बार्स और डैम्पर स्लॉट्स। तो उसके ऊपर एरिया का अगर हमने इक्वेशन डिराइव कर लिया तो उसके लिए हम इक्वेशन की बात करें कि भाई लेंथ फॉर ईच डैम्पर बार, दैट फॉर लेंथ फॉर डैम्पर दैट शुड बी 1.1 टाइम्स लेंथ, जो कि लेंथ आपकी जो एल कॉमन तो हमें पता ही है, जो मेन डायमेंशन के इक्वेशन में हमने डी और एल का जो सेपरेशन किया है उस टाइम पे हमने जो एल डिसाइड किया था वही वैल्यू यहाँ पे रखनी, लेकिन उसकी 1.1 टाइम्स वैल्यू। क्लियर फॉर दी स्मॉल मशीन पर्टिकुलरली। अगर आपको लार्ज मशीन देते हैं तो उसके लिए वहाँ पे सिर्फ एल प्लस 0.1। क्लियर ओके। यूनिट रहेगा मीटर में, जो कि हमें पता है कि लेंथ का यूनिट मीटर में ही लेते हैं, और एरिया जो कि टोटल एरिया अपॉन नंबर ऑफ बार्स। क्लियर। तो उसके ऊपर से अगर हम सर्कुलर बार जो यूज़ करते हैं, जो अभी मैंने रिसेंटली बताया कि वहाँ पे जो प्रीवियस केस में हमने ऊपर की जो फिगर एक्सप्लेन की है तो उसमें सर्कुलर है, तो अगर हम सर्कुलर बार यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको डायामीटर रहता है, जो कि एरिया का इक्वेशन क्या बनता है, बेस्ड ऑन इट्स एरिया द इक्वेशन फॉर द डायामीटर शुड बी d इज इक्वल टू √4/π इंटू ए। जो कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आपको बता दो कि सर्कल के लिए इक्वेशन क्या बनता है, πd²/4। तो यहाँ पे अगर मैं d को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या बनेगा 4 इंटू ए डिवाइड बाई पाई। बट यहाँ पे d को आप अंडर रूट करना चाहोगे तो अगर आप d को अंडर रूट करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ d चाहिए नॉट अ d², तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4a डिवाइड बाई पाई। क्लियर। सो ये डिज़ाइन हुई आपके डैम्पर बार्स के लिए। क्लियर ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमें वैसे तो पता है कि भाई हार्मोनिक्स, जो कि हम प्रीवियस केस में भी अच्छे से देख चुके हैं। तो हार्मोनिक्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्मोनिक्स क्या है या फिर उसका रोल क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। तो रिडक्शन ऑफ हार्मोनिक्स, उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपको दिखाया है, जैसे कि सेचुरेशन है, कोडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूइंग, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग और एयर गैप डिज़ाइन। तो अगर हम ये पैरामीटर्स को याद रखते हैं या फिर उसे मॉडिफाई करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे हार्मोनिक रिडक्शन इजी हो जाता है। क्लियर ओके। और ये सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगे, क्योंकि हम ये पैरामीटर्स मशीन के टाइम पे भी, मशीन की थियरी में भी हम ये देख चुके हैं। स्टिल अगर आपको कोई इक्वेशन में ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं पता है तो हम फिर से एक बार नेक्स्ट सेशन में या कहीं बाद में हम एक बार ये टॉपिक हम देख सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। और ये जो आपका डैम्पर की डिज़ाइन है उसके साथ ही हमने ये जो हार्मोनिक्स का भी टॉपिक साथ में कवर किया है, तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि आज के दिन में हमने 2 टॉपिक एक साथ कवर किए, लेकिन दोनों टॉपिक्स कुछ है नहीं। अगर फिर भी ऐसा है तो मैं आपको सेचुरेशन के लिए बता दूं कि भाई मशीन का मैग्नेटिक सर्किट होती है, जो कि पर्टिकुलरली मशीन के लिए मैं बात करना चाहूँ तो सेचुरेटेड मशीन के अंदर हम बात करें कि अगर उसकी कोर सेचुरेटेड हो जाती है तो फ्लक्स डेंसिटी लीनियर नहीं रहती, तो उसकी वजह से हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके लिए अगर हम सेचुरेशन से ही हमारे मैग्नेटिक मटेरियल को दूर रखते हैं तो क्या होगा कि भाई हमारा मशीन सेचुरेट नहीं होगा तो हार्मोनिक की इफेक्ट ही नहीं आएगी। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज़ दी कोडिंग। तो यहाँ पे कोडिंग के लिए एंगल ऑफ स्क्यू और कोडिंग की जो हमने थियरी इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन में भी देखी थी कि भाई स्लॉट पिच कोइल्स, जो कि वहाँ पे हम हार्मोनिक रिडक्शन के लिए कोडिंग यूज़ करते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पर्टिकुलरली वो क्या है, तो मैं आपको एक और इक्वेशन जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो कि हार्मोनिक रिड्यूस करने के लिए उसके ऊपर भी हम
डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर हार्मोनिक्स कोई है तो उससे हमें अगर रिड्यूस करना है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसे कंट्रोल कर सकें या फिर डिक्रीज कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ द स्क्यूइंग। तो स्क्यूइंग के लिए हमें पता है कि हम जो भी आपके स्लॉट्स है उसे हम स्क्यू करते हैं। नॉर्मली हम कितना यूज़ करते हैं कि भाई एक स्लॉट जितना स्क्यू करते हैं, ताकि हमें एंगल ऑफ स्क्यू का इक्वेशन और वो सारी जो हमने डेरिवेशन इंडक्शन मोटर में देखी थी वही चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो आपको सिर्फ पॉइंट ही मैंने बताया, उसकी थियरी यहाँ पे लिख के नहीं बताई है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ द फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग यूज़ करते हैं तो फ्लक्स पल्सेशन लॉसेस है जो कि हमारे कम हो सकता है अगर फ्रैक्शनल स्लॉट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल आर्क जो कि इंटीजर नंबर से भी एक वैल्यू ज़्यादा होती है या फिर इंटीजर से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं तो वो फ्रैक्शनल नंबर बन जाएगा, तो उसकी वजह से फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। वन अनदर इज़ एयर गैप, जो कि लार्जर एयर गैप के लिए हमने ये थियरी लेंथ ऑफ एयर गैप की डिज़ाइन के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि भाई लार्जर एयर गैप हैज़ लार्जर वैल्यू फॉर रिलक्टेंस। सो उसकी वजह से आपका जो भी स्लॉट हार्मोनिक्स है तो उसकी वैल्यू अगर हम कम कर सकते हैं कि रिलक्टेंस बढ़ेगा तो उसकी वजह से वो भी कम कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपके एयर गैप के लिए। क्लियर। ओके। सो यहाँ तक शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपकी बनती है हार्मोनिक रिडक्शन या फिर रिडक्शन ऑफ द हार्मोनिक की थियरी। वन अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इसके साथ ही हमारे थर्ड यूनिट की थियरी पोर्शन जो कि सारा कंप्लीट हो चुका है। सो इसके अलावा और कोई टॉपिक मेरे हिसाब से बाकी नहीं है। अगर मैंने लास्ट सेशन में जो कि ये डायरेक्ट और क्वाड्रेचर एक्सिस की इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि आपको एक बार रिवीजन ही करना है तो अपने हिसाब से देख लेना, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो हम उसका भी एक सेशन अरेंज कर देंगे। बट वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो मैंने सोचा है कि भाई आप थोड़ा रिवाइज भी कर सको तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, सो दैट आई गिव यू एज ए रिवीजन वर्क। क्लियर। ओके। और आज के लिए अगर मैं असाइनमेंट वर्क की और ट्यूटर वर्कशीट के वर्क की बात कर रहा हूँ तो ये आज की थियरी में सिर्फ रिडक्शन ऑफ हार्मोनिक की जो थियरी है उसे ही आपको वर्कशीट क्वेश्चन में लिखना है। वन अनदर थिंग तो डैम्पर वाइंडिंग का भी क्वेश्चन 7 मार्क में जीटीयू में पूछा गया है, तो वो बनेगा आपका असाइनमेंट क्वेश्चन। क्लियर। जो कि डिज़ाइन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। ओके। उसके अंदर आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट रहेगा डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पे यूज़ होता है कि और क्यों यूज़ होता है। उसकी पूरी डिस्कशन के बाद आपको मेन वाइंडिंग की जो भी आपकी मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग या फिर आपका जो भी फील्ड वाइंडिंग है तो उसके साथ आप यहाँ पे फिर आप डैम्पर लगाते हो या फिर डैम्पर कंडक्टर्स वहाँ पे कैसे रहते हैं, उसका डायामीटर के इक्वेशंस, तो ये सारे इक्वेशन भी आपको लिखने हैं। तो आपकी पूरी थियरी फॉर द डिज़ाइन फॉर द डैम्पर वाइंडिंग 7 मार्क के लिए कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर। तो इसके साथ ही हमारा थियरी सेशन फॉर द डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज़ completed. From next session onwards we will discuss the next portion like numerical portion for this unit as a design of synchronous machine की हम न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का असाइनमेंट वर्क और ट्यूटोरियल वर्क अच्छे से कर ले, और अगर आपको इसमें कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन इफ़ यू हैव क्वेरीज देन कॉन्टेक्ट मी, एल्स हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय